गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं सभी। देखिए बच्चों, हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं और 2 का वर्क भी कर लिया होगा आपने। आई थिंक कर लेना धीरे धीरे, अगर आपने नहीं किया है आपके पास वर्क पहुंच गया है। पिछला जो चैप्टर है उसकी व्याख्या नहीं गई है, तो वो व्याख्या मैं आपको अगला जो, या तो इस चैप्टर के साथ या वैसे अकेले में ही उसकी व्याख्या मैं आपको भेज दूंगी। उसके क्वेश्चन आंसर तो मैंने भेज दिए हैं और व्याख्या आपको अगले टर्न में भेजूंगी। तो देखिए बच्चों, अपना तीसरा चैप्टर है। आज हम तीसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं। कुंवर नारायण जी इस चैप्टर के, इस कविता के कवि हैं। इस यहाँ पर जो मतलब यहाँ पर कुंवर नारायण की 2 कविताएं ली गई हैं। पहली कविता है कविता के बहाने। पहली कविता का नाम है कविता के बहाने और दूसरी कविता है इसमें बात सीधी थी पर। तो देखो, आज एक ही पढ़ लेंगे हम, आज एक ही समझेंगे और कल हम फिर ये दूसरी कविता पढ़ेंगे। तो देखिए, ये जो कविता है कविता के बहाने, जो कुंवर नारायण जी की इन दिनों संग्रह से ली गई है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में ये कविता कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने ये एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक और प्रकृति के, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम होते हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता है। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसीलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही सीमा क्यों न हो। तो देखिए, कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो देखो बच्चों, इसमें कुंवर नारायण जी कवि कहते हैं कि कविता कवि के विचारों तथा भावनाओं की कल्पना के पंखों की सहायता से भरी गई उड़ान है। तो देखो कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। जिस प्रकार चिड़िया पंखों के सहारे उड़ती है, जिस प्रकार चिड़िया पंखों के सहारे उड़ती है, उसी प्रकार कवि भी कल्पना के सहारे कविता में अपने मनोभावों को प्रकट करता है। कविता एक उड़ान है कि जिस प्रकार चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती है, उसी प्रकार कविता भी एक उड़ान है। वो किससे उड़ती है? वो कवि के मनोभावों से उड़ती है। कवि की, अब देखो, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। तो देखिए, कवि की कल्पना असीम होती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। कवि की कल्पना की कोई सीमा नहीं होती, वो असीम होती है और उस पर देश और काल का भी कोई बंधन नहीं होता है कि कवि अगर कोई कविता की रचना करता है, कोई कविता लिखता है, तो क्या कविता इसी देश में प्रसिद्ध हो, दूसरे देश में नहीं पहुंच सकती है। देखो, इस पे देश और काल का कोई बंधन नहीं होता कविता पर। देखो, चिड़िया बाहर भीतर, इस घर उस घर, है ना। कविता के पंख लगे उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। जो चिड़िया की उड़ान है वो सीमित होती है
इस घर उस घर, बाहर भीतर, यहाँ तक ही उड़ती है ना। और देखो चिड़िया अपने पंखों से उड़ती तो है, परंतु उसकी उड़ान की एक सीमा होती है। वह एक घर से दूसरे घर के बाहर और भीतर तक ही उड़ती है। तो कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कविता जब कल्पना के पंखों से उड़ती है, उसमें बाहर भीतर की कोई सीमा नहीं होती है। कविता की इस असीमित विस्तार वाली उड़ान की तुलना चिड़िया की उड़ान से नहीं की जा सकती है। चिड़िया क्या समझ सकती है कि कविता किस प्रकार उड़ती है, कविता किस प्रकार कल्पना के पंखों के सहारे उड़ान भरती है, कि कहाँ देश देशांतरों में, देश और काल का उनको कोई बंधन नहीं होता। आया बच्चों समझ में। देखो एक बार फिर से बताती हूँ मैं आपको ये देखिए, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। जिस प्रकार चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ान भरती हैं, उसी प्रकार कविता भी उड़ान भरती है, लेकिन कविता कवि के मनोभावों से उड़ान भरती है। चिड़िया की तो सीमा है, चिड़िया अपने सीमित क्षेत्रों तक ही उड़ पाती है। एक घर से दूसरे घर पे उड़ लेंगी, बाहर भीतर उड़ लेंगी, एक देश से दूसरे देश में तो नहीं उड़ सकती है। लेकिन कविता एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाती है। तो देखिए उस पे देश और काल का कोई बंधन नहीं होता। चिड़िया अपने पंखों से उड़ती है, पर उसकी क्या होती है, एक निश्चित सीमा होती है। वह एक घर से दूसरे घर के बाहर और भीतर तक उड़ती है। कविता जब कल्पना के पंखों से उड़ती है, उसमें बाहर भीतर की कोई सीमा नहीं होती। कविता की इस असीमित विस्तार वाली उड़ान की तुलना चिड़िया की उड़ान से नहीं की जा सकती। तो देखो बच्चों, इसमें कवि ने कविता की असीम संभावनाओं की ओर संकेत किया है। मानवीकरण अलंकार किया है। कविता की उड़ान, मतलब कविता एक उड़ान है, तो यहाँ पे मानवीकरण किया है यहाँ पे कवि ने। आया समझ में। अब देखो दूसरा, देखो कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। तो देखो इसमें कविता की तुलना में फूल और उसकी सुगंध बहुत सीमित प्रभाव वाले दिखा रहा है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कवि, कि कविता और फूल दोनों ही खिलते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, तो कविता और फूल दोनों ही खिलते हैं, आनंददायक प्रभाव व्यक्त करते हैं। किंतु कविता के खिलने की तुलना फूल के खिलने से नहीं की जा सकती है। कविता के खिलने की तुलना फूल के खिलने से नहीं की जा सकती है। फूल जब खिलता है तो उसकी सुगंध उसके निकटवर्ती स्थान तक फैलती है, कि फूल जब खिलता है तो उसकी सुगंध क्या होती है, बाहर भीतर, इस घर उस घर, है ना, निकटवर्ती जो पास पास में स्थान है वहां तक ही फैलती है। लेकिन कविता के रस का प्रभाव, कविता के सरस प्रभाव का आनंद समस्त विश्व को सुख देता है। अब देखो फूल तो कुछ दिनों के बाद में खिलकर मुरझा जाता है और उसकी सुगंध भी नष्ट हो जाती है, किंतु कविता की सरसता अनंत काल तक संपूर्ण संसार को आनंद का अनुभव कराती है। आया समझ में। देखो अगला, देखो कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर, ये घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। देखो इसमें कविता क्या कहते हैं, सॉरी कवि क्या कहते हैं, कि कवि अब इसमें तीसरे पद में कविता की तुलना बच्चों के खेल से कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कवि, कि कविता बच्चों के खेल के समान है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कवि कहते हैं कि कविता बच्चों के खेल के समान है। बच्चे घर के बाहर तथा अंदर एक घर से दूसरे घर तक बेरोक टोक खेलते हैं।
वे अपने खेल द्वार सभी घरों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। भावनात्मक एकता पैदा करने की क्षमता बच्चों में ही होती है। कविता भी बच्चों के खेल की तरह ही है। कवि अनेक भावों और विचारों की कल्पना करके उनके साथ खेलता है। उसकी कविता का प्रभाव सभी श्रोताओं तथा पाठकों पर होता है। भावनात्मक एकता कविता को सभी कालों में तथा सभी देशों में लोगों को प्रभावित करती है। दूरियां मिटाकर संसार में वास्तविक एकता कविता ही ला सकती है। देखिए, कविता की तुलना बच्चों के खेल से करते हुए कवि संदेश देना चाहते हैं कि जैसे बच्चे निष्पक्ष भाव से एक घर से दूसरे में खेलने चले जाते हैं, इसी प्रकार एक अच्छी कविता भी बिना किसी पक्षपात के सभी का मनोरंजन करती है। बच्चे जिस प्रकार अपने खेलों से एक घर को दूसरे से जोड़ते हैं, कवि भी उसी प्रकार अपनी कविता से समाजों, देशों, एक दूसरे को समझने का अवसर देते हैं, उन्हें परस्पर मिलाते हैं। आया बच्चों समझ में? देखो, बाहर भीतर, ये घर वह घर तथा बच्चों के बहाने में अनुप्रास अलंकार है यहाँ पे। आ गया होगा समझ में। और बाकी का जो दूसरी कविता है वो हम कल पढ़ेंगे, और एक बार इस कविता को फिर से रिवाइज कर दूंगी मैं, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो। वैसे सिंपल सी है, समझ में आ गई होगी। थैंक यू बच्चों, गुड बाय।